अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। मार्केट के अपडेट के साथ हाजिर है आपके सामने एक्यूरेट एनालिसिस, जो कि इस चैनल की खास पहचान है। और मैं रोज़ाना आपको मार्केट के अपडेट देता हूँ, वो आज भी दूंगा। और कुछ लेवल डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन डिस्कस करेंगे, और कुछ फंडामेंटल अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। ये सब कुछ होगा। बट उससे पहले दोस्तों, एक और अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि फाइनली अब मैंने ये पक्का डिसाइड कर लिया है कि अब जो है कल से इंशाल्लाह जो है दिन में 2 वीडियोज़ आया करेंगी, जहां पर सुबह भी वीडियो बनाएंगे और उसके बाद शाम में भी वीडियो बनाएंगे। तो आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है कि वीडियो की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अगर सुबह बनाता हूं तो 12 से पहले होनी चाहिए या 12 बजे के बाद होनी चाहिए, और शाम में जो बनेगी वो 8 बजे से पहले होनी चाहिए या फिर 8 बजे के बाद होनी चाहिए। 2 वीडियोज़ आएंगी तो हम ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स कवर पर कर पाएंगे, बिटकॉइन की सुबह की और शाम की मूवमेंट कवर कर पाएंगे। इन सब के अलावा मार्केट का ज़्यादा डेटा हम साथ ही कवर कर पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, एक और ये भी चीज़ है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते से ही हर सैटरडे को हम एक लाइव भी किया करेंगे, जहां पर मैं लाइव आया करूंगा। जिस तरीके से पहले पहले आया करता था, आज से 3-4 महीने पहले, और हम बहुत मज़े मज़े की बातें किया करते थे। कोई ट्रेड वगैरह बनती थी तो वो भी लिया करते थे। तो ये सारे सिलसिले इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए और आपका फीडबैक चाहिए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने टाइमिंग्स के बारे में मुझे फीडबैक देना है। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और मार्केट को डिस्कस करते हैं कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है, कुछ दीगर ऑल्ट कॉइन्स जो हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में, उनके अंदर क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। यहाँ से हम एनालिसिस का स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे लेवल के ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले मैक्रो लेवल्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी आपको छोटा सा एक रिकैप दे देता हूँ कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों, मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो डेली के अंदर यहाँ पर देखो तो ये एक लोअर लो बना, लोअर है बना, फिर एक लो मिला था हमें, और उसके बाद मार्केट जो है, बिटकॉइन की मार्केट जो है, वो एक लोअर हाई के मूव के अंदर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड है ना, वो डेली के अंदर तब तक बेरिश है जब तक बिटकॉइन 28,200 से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग कर ले तो फिर तो जाहिर सी बात है मार्केट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए अगर हम फंडामेंटल्स को देखते हैं और यहाँ पर टेक्निकल्स को देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो मार्केट की मूवमेंट थोड़ी सी जो है वो नीचे की तरफ ही है। अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा भी रहा है तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो ऊपर की मूवमेंट है, इसके बाद फिर नीचे का मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो ये हमारा डेली का एक तरह से ट्रेंड मैंने बता दिया आपको दोबारा से। इसके बाद चलते हैं दोबारा से अपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर और फर्दर वहां पे डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या मूवमेंट चल रही है। तो बिटकॉइन के दोस्तों, आपको पता है कि मैंने एक रेंज बनाई हुई है कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बनी हुई तो काफ़ी दिनों से बहरहाल। तो यहाँ पर हमारे पास एक मंडे लो है ऊपर, ये नीचे हमारे पास, और ऊपर एक मंडे हाई है। बिटकॉइन इसी के दरमियान ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पर जब मंडे हाई से वीकनेस से शो की थी बिटकॉइन ने, तो यहाँ से हमने एक शॉर्ट की ट्रेड ली थी। जो टारगेट है वो हमारा पहला हिट हुआ, तो वहाँ पर जब दोबारा छोटा सा बाउंस हुआ था ना, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन नीचे जाए और हमारा जो मंडे लो स्वैप्ट आउट करे, यहाँ से इस एरिया को ले जाए और थोड़ा नीचे के स्टॉप लॉसेस वगैरह ले जाए, तो जैसे ही रिक्लेम हो एरिया तो आप वहाँ पर एक लॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, वीडियो के बाद मैंने आपको टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर एक लॉन्ग की कॉल दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके 2 टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। लास्ट टारगेट 27,000 का था, वो यहाँ पर फिलहाल भी पेंडिंग है, बट बहरहाल अच्छा प्रॉफिट बना लिया मेंबर्स। और मेरा ख्याल है कि 89% या 90% मेंबर्स जो है वो उस ट्रेड से आउट हो चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बस नहीं हुई थी, बिटकॉइन ने कल बड़ी स्पीड से ब्रेक डाउन किया 26,800 के लेवल से, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया भी है और हमारी एक नीचे की रेंज है, उसका रेंज हाई है। वो कौन सी रेंज है? वो हमारी डेली टाइम फ्रेम की रेंज है, जिसकी मिड रेंज और रेंज हाई के दरमियान बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो रेंज हाई जो थी ना दोस्तों, वही हमारा सेकंड टारगेट भी था, और वहीं से बिटकॉइन को फिर रिजेक्शन भी मिली है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट जो मिली हमें, जो रिजेक्शन मिली हमें रेंज हाई से, वो बड़ी तगड़ी मिली, बहुत जोरदार मिली। बट हम टेक्निकली कब बेरिश होंगे? अगर बिटकॉइन दोबारा से 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा। और स्ट्रक्चर ब्रेक दोस्तों किस सूरत में होगा? अगर बिटकॉइन यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग लो को रिस्पेक्ट ना दे। अब ये स्ट्रॉन्ग लो हमें किस तरीके से मिला, ये भी आप लोग देख लो। तो बिटकॉइन यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था। ये देखो, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो बना, और दोबारा बिटकॉइन ऊपर गया। तो यहाँ पर हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर 26,200 की रेंज में स्ट्रक्चर ब्रेक मिला हमें। दोबारा रिट्रेसमेंट जो हुई उसके अंदर हमने अपनी एंट्री बनाई और टारगेट्स किया अपने ऊपर की रेंजेस को। उसके बाद बिटकॉइन जब एक नया हायर है बना चुका और उसके बाद नीचे आया,
तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया जो कि है 26,100 का एरिया। बिटकॉइन ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दी है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि बिटकॉइन दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। और तभी मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर भी और डिस्कॉर्ड के ऊपर भी ये एक तरह से कहा था कि आप लोगों ने जो है नज़र रखनी है मूवमेंट के ऊपर। जैसे ही हमारा मंडे लो रिक्लेम होगा तो हमारी एक लॉन्ग की कॉल बनेगी, नहीं होगा तो जाहिर सी बात है नहीं बनेगी, और वीकनेस जाहिर सी बात है वो नीचे की तरफ मार्केट को लेके जाती है। बट बहरहाल जैसे हमारा मंडे लो रिक्लेम हुआ तो आप देख लो कि जो टारगेट्स पहले आपको दिए गए थे उसका पहला टारगेट दोबारा बिटकॉइन ने हिट कर दिया, यानी 26,600 का जो एरिया है अब बिटकॉइन यहाँ पर हिट कर चुका है। अभी यहाँ पर बिटकॉइन को अपने रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ पर रिजेक्शन मिल रही है 26,600 के लेवल से। बट ओवरऑल जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जो एरिया है वो हमारा इंटैक्ट है, बिटकॉइन हमारा अप ट्रेंड की तरफ है, और चांसेस यही हैं कि जो हमारा ऊपर की रेंज है ना, दोबारा रेंज हाई जहां से रिजेक्शन मिली थी वो दोबारा जाकर रिटेस्ट हो सकता है। तो बहरहाल अभी आप लोगों को नजर रखनी है इसके ऊपर, और स्ट्रॉन्ग लो का एरिया भी मैंने आपको बता दिया। एनीवेज जो भी मैं आपको लॉन्ग की कॉल्स दे रहा हूं इन दिनों या दूंगा भी आगे चल के, तो आप लोगों ने हमेशा लॉन्ग की कॉल लेते हुए जहन में रखना है कि जब तक डेली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर बेरिश है, हमारा स्ट्रॉन्ग हाई जो है वो इंटैक्ट है, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन मिड टर्म के अंदर जो है वो नीचे की मूवमेंट लेगा और नीचे हमें जो है बाइंग के चांसेस मिल सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा दोस्तों कि आप लोग जो है ना फोमो में नहीं आओगे। एक और बात दोस्तों आप लोग नोट करो और हमेशा याद रखो, कभी भी अगर हम लोग मिड टर्म के एनालिसिस कर रहे हैं और इंट्राडे के एनालिसिस कर रहे हैं, दोनों का आप लोगों ने मिक्स नहीं करना है। मिड टर्म की मूवमेंट जो मार्केट की होती है वो हमें बड़े फैसले लेने में मदद देती है, और इसके अलावा इंट्राडे लेवल पर जो एनालिसिस होते हैं वो हमें डेली के हिसाब से अपनी डे ट्रेडिंग के हेल्प करते हैं। तो मिड टर्म और अपने इंट्राडे के एनालिसिस को आप मिक्स करोगे तो इसका मतलब कि आप ना खरीद पाओगे ना बेच पाओगे। आसान सा फंड है मार्केट का, ये आपने जहन में रखना है। तो बहरहाल दोस्तों बिटकॉइन की मैंने आपको अपडेट दे दी है, एनालिसिस दे दिए। इसके बाद इथीरियम पर भी नजर डाल लेते हैं। तो इथीरियम के चार्ट दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर तो हमें मूवमेंट दिखाई दी है अपसाइड की, बट ओवरऑल जो है ना हमारा मैक्रो लेवल का चार्ट जो होगा ना डेली का जो होगा वो लगभग बिटकॉइन से ही मिलता जुलता होगा, और वहां पर जो हमारा ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही होगा। यहाँ पर देखो ना आप लोग, तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन से भी रेजिस्टेंस मिल रही है मुसलसल, यहाँ पर मिली है पहले, फिर यहाँ पर दोबारा मिली है, थर्ड यहाँ से मिली है, और फोर्थ टाइम भी इथीरियम देखो तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो जब तक यहाँ पर हमें इस ट्रेंड लाइन से एक दफ़ा ब्रेकआउट नहीं मिलता हम जो है ऊपर के एरियाज नहीं देख सकते, और जैसे ही हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिले तो हम यहाँ पर कम से कम जो अपना 1660 का एरिया ना ये टारगेट करेंगे, और उसके बाद अगर ये एरिया टूटेगा तो फिर सेकंड टारगेट हमारा होगा 1713 का। तो ओवरऑल दोस्तों ये इथीरियम का एनालिसिस है, और कोई बड़ी चेंजिंग जो है इथीरियम के चार्ट के अंदर हमें इन दिनों नहीं दिखाई दे रही है। इथीरियम के बाद जो अगला कॉइन देखेंगे हम लोग वो है हमारा एमकेआर काफ़ी अच्छा पंप कर रहा है। आप लोगों ने फरमाइश की है इसके एनालिसिस करने की, तो मैं इसके कर रहा हूँ। बाइनेंस के टॉप गेनर में शामिल था, और मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी कोई कॉइन बाइनेंस के टॉप गेनर में आ जाए या बहुत ज़्यादा पंप कर रहा हो ना, तो खासतौर पर न्यूबीज की दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ हो जाती हैं, और ज़्यादातर जो न्यूबीज होते हैं ना वो मार्केट से घबरा के बाहर तभी निकलते हैं जब वो टॉप गेनर से मार खाते हैं। याद रखें दोस्तों, कोई कॉइन बहुत स्पीड से पंप कर रहा है और मॉन्स्टर होके पंप कर रहा है तो कभी भी स्ट्रेंथ को आप लोगों ने शॉर्ट नहीं करना है। वक्ती तौर पर शायद एक दो कॉइन्स के अंदर आपको फायदा मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म के अंदर जो है ना आपको नुकसान ज़्यादा होगा, और लॉन्ग से ज़्यादा शॉर्ट को संभालना मुश्किल हो जाता है। शॉर्ट तभी करें अगर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट में देख लो, 30 मिनट के अंदर देख लो, वहां पर आपको स्ट्रक्चर ब्रेक मिले तो फिर जाहिर सी बात है आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग हाई के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाओ और शॉर्ट कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों एमकेआर को देखें तो एमकेआर का स्ट्रक्चर जो है वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा हूं मैं, तो मुझे फिलहाल के लिए बुलिश ही दिखाई दे रहा है, और स्टिल जो इसका अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है। हायर हाइज हायर लोज ये बना रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है हमारा वो है हमारे पास 1480 का एरिया। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए एमकेआर दोबारा अपने स्ट्रॉन्ग लो का अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पर अगर तो अपने स्ट्रॉन्ग लो को ये रिस्पेक्ट देता है तो दोबारा टारगेट करेगा ये अपने हाई को जो कि 1550 का बना हुआ है। तो अगर आप लोगों में से कोई इसमें स्कैल्प करना चाहे तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग लो का एरिया बता दिया है, और आप लोग जो है 1500 से लेकर 1490 के दरमियान जो है ना अपना हिसाब किताब इस पर कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर ये रिस्क लेते भी हो तो ये बात जहन में रखना कि हिट एंड रन का केस आपने करना है, लंबी छोटी रिश्तेदारियां आपने से नहीं पालनी है, और एमकेआर ने अगर अपना स्ट्रॉन्ग लो तोड़ा ना तो फिर ये बहुत नीचे जाएगा। तो लंबा इसको होल्ड करने के चक्करों में नहीं पड़ना है कि स्टॉप लॉस लो और छोटे से रिस्क लेके छोटे से प्रॉफिट के लिए आप इसके अंदर जा सकते हो स्कैल्प के लिए। फिलहाल के लिए यहाँ पर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए अगर एंट्री लेना चाह रहे हो तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बहुत पंप कर चुका, और वैसे भी मेरी एसआईपी लिस्ट में शामिल नहीं है।
इसके बाद अगला और लास्ट ऑल्ट कॉइन जो मैं शेयर करूंगा आपसे और उसके एनालिसिस करूंगा, वो भी आपके फरमाइश पर शामिल कर रहा हूँ इस वीडियो में, और उसके बाद इंशाल्लाह हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो जो ऑल्ट कॉइन हमारा नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में वो है टीआरबी। अब टीआरबी के बारे में आपको पता है कि 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, 5 ऑल्ट कॉइन्स शेयर किए थे आपसे कि अगर आप लोग यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हो तो मेरी लिस्ट में शामिल जो 5 ऑल्ट कॉइन्स हैं आप लोग भी उनके अंदर ऐसा ही भी कर सकते हो। तब टीआरबी चल रहा था, आई थिंक 33-34 पे चल रहा था, और बहरहाल जिसने वहाँ पर बाय किया होगा उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ पे वो 10 दिन के अंदर डबल हो चुकी है, और टीआरबी टॉप मार चुका है अब तक $67 तक। 100% प्रॉफिट जब मैंने वीडियो बनाई थी। इसके अलावा मैंने उस वीडियो में एक और बात भी कही थी कि आप लोगों ने एक पार्ट के अंदर एंट्री नहीं लेनी है। तो जब हमने वीडियो बनाई उसके बाद टीआरबी नीचे भी आया था, काफ़ी नीचे आया था, आपको मजीद बाइंग के मौके भी दिए थे। जैसे मैंने आपको एक प्लान बताया था टीआरबी के अंदर एंट्री का, अगर आपने फॉलो किया होगा तो यहाँ पर आपको 100% क्या 120-130% तक प्रॉफिट जो है टीआरबी के अंदर मिल चुका होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहो टीआरबी को लंबे प्रॉफिट के लिए, या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहो। मेरा मशवरा ये होगा कि जब किसी कॉइन ने इतना प्रॉफिट दे दिया है ना, तो अक्लमंदी ये होती है कुछ ना कुछ प्रॉफिट, मैं कहूँगा कि 50% प्रॉफिट आप यहाँ बुक करो आहिस्ता आहिस्ता, और बकाया 50% को आप होल्ड कर लो मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। बात याद रखो, जो कॉइन ऊपर जा रहा है फिर उसने नीचे भी आना है, और जब नीचे आएगा ना तो दोबारा भी आप खरीद सकोगे इस तरीके से। ना तो पूरी तरीके से आप टीआरबी से आउट हो जाओगे और ना ही टीआरबी में पूरी तरीके से इन हो जाओगे। एनीवेज, जो लोग मुझे बार बार अप्रोच कर रहे हैं उनको बता दूं कि टीआरबी में क्या चल रहा है। तो इंट्राडे लेवल के शॉर्ट टर्म के आपको एनालिसिस में देने जा रहा हूं। तो यहाँ पर देखें तो टीआरबी हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। इस एरिया में इसने अपना जो स्ट्रॉन्ग लो था वो तोड़ा, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर जा रहा था वो नीचे की तरफ आ रहा है अब। और अब यहाँ पर टीआरबी का 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और से स्मॉलर में 30 मिनट में भी आई थिंक यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश ही होगा। और यहाँ पर अभी जो पंप कर रहा है ना टीआरबी, वो अपने एक स्ट्रॉन्ग हाई को जाके टारगेट करने के लिए पंप कर रहा है, यानी कि एक लोअर हाई के मूव की तरफ है। तो यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट करना चाहे, वैसे पर्सनली मेरी तरफ से रिकमेंडेशन टीआरबी में शॉर्ट की नहीं होती है। उसका रीज़न कि यहाँ पर वक्ती तौर पर शायद ही आपको फ़ायदा दे जाए, बट यहाँ पर अगर बार बार शॉर्ट करने की टीआरबी में ट्राई करोगे ना तो ये चांसेस भी मौजूद हैं कि टीआरबी जैसा वॉल्टाइल कॉइन जो है वो आपके स्टॉप लॉस को खा सकता है। तो खास तौर पे न्यूबीज को मेरा मशवरा होगा कि टीआरबी में ज़्यादा खेलने की ट्राई ना करें। वक्ती फ़ायदा आपको शायद मिल भी जाए, बट लॉन्ग टर्म में ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। जो लोग यहाँ पे अपने प्रॉपर रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि टीआरबी जो है ना अपना स्ट्रॉन्ग हाई जो बना के बैठा हुआ है ना, वो बना के बैठा हुआ है। तो ये मार्क करता हूँ मैं इसका स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट करना भी चाहो तो यही एरिया है जहाँ से आप देख सकते हो, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जब लगा सकते हो वो लगाओगे आप लोग इस विक्स से ऊपर, ठीक है। तो ये इस टाइम स्ट्रक्चर है अपने टीआरबी का, और अगर आप चाहो तो देख सकते हो। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। क्या बड़ी अपडेट्स हैं हमारे पास। तो एक बड़ी अपडेट दोस्तों आज ये है कि यूएसए में जो एक तरह से प्रेशर बन रहा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के ऊपर, वो मजीद इंक्रीज हुआ है इस तरीके से दोस्तों कि कांग्रेस के कुछ सेनेटर्स ने यहाँ पर अप्रोच किया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को, और उन्होंने ये कहा है कि फौरी तौर पर जो है आप स्पॉट का जो बिटकॉइन का एटीएफ है उसे मंजूर करें। अब यहाँ पर दोस्तों बता दूं मैं आपको कि कांग्रेस के जो सेनेटर्स हैं उनकी बात मानना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लिए ज़रूरी नहीं है। एट द एंड ये एक आज़ाद बॉडी है तो अपने फैसले खुद ही करेगी, बट बहरहाल यहाँ पर ये बात अब नज़र आ रही है हमें कि शायद बहुत लंबे अरसे तक जो है ना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन अब स्पॉट के जो बिटकॉइन के एटीएफ है उनको होल्ड ना कर पाए। यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों कि जिस टाइम भी ये स्पॉट का एटीएफ मंजूर हुआ तो वहाँ पर बिटकॉइन एक बहुत पॉजिटिव मूव ले सकता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि ब्लैक रॉक जैसी एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रे स्केल ने भी अप्लाई किया हुआ। तो ओवरऑल दो बड़े बड़े वेव्स हैं जो मार्केट में एक तो वैसे ही मौजूद है और एक एंट्री लेने जा रही है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जब ये फैसला आएगा तो फिर आप लोग ध्यान में रखो कि बिटकॉइन के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, और वहाँ से फिर एक बहुत अच्छी मूवमेंट जो है बिटकॉइन के अंदर आ सकती है। तो ये दोस्तों एक अपडेट थी, मैंने कहा बता दूं आपको। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, और वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।